नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर तनाव देखने को मिल रहा है। दोनों देशों में फिर से भिड़ंत जारी है। ट्रंप ने दखल का भी बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि एक कॉल में ही युद्ध रोक दूंगा और भारत पाक तनाव का उदाहरण भी उन्होंने साफ तौर पर रख दिया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर से आमने सामने देखने को मिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच ही सीमा पर जंग जारी है और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने दो ताकतवर देशों के बीच में जारी युद्ध को लेकर बड़ी बात कह दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा कर दिया है कि वो फिर से थाईलैंड और कंबोडिया में जो भीषण जंग जारी है उसको रोक देंगे एक कॉल से ही। इसके साथ ही आपको बताते चले, उन्होंने साफ तौर पर कहा है इसके साथ ही कि कुछ कल ही मुझे एक फोन कॉल करना है और एक फोन कॉल करके ही बहुत ताकतवर देशों थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध को रोकने जा रहा हूं। हम ताकत से ही शांति बना रहे हैं। इस दौरान ही उन्होंने भारत पाकिस्तान के जो जंग है उसको लेकर भी उदाहरण दिया कि किस तरीके से मैंने समझौता करवाया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत पहुंचे हैं इटली के डिप्टी पीएम। 3 दिन का ही आधिकारिक भारत दौरा है और इसके साथ ही भारत इटली रणनीतिक साझेदारी मजबूत और डिप्टी पीएम की जयशंकर संग मुलाकात भी है। कल मुंबई में एक कार्यक्रम है और शुक्रवार को उनकी वापसी भी हो जाएगी। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत पहुंचे हैं इटली के डिप्टी पीएम और इसके साथ ही आपको बता दें 3 दिन का ही आधिकारिक भारत दौरा है। तो इटली के ही उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं। तजानी इस साल दूसरी बार भारत दौरे पर पहुंचे हैं और इसका उद्देश्य भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना है। तो इटली के ही डिप्टी पीएम के भारत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया है कि दिल्ली और मुंबई में उनके कार्यक्रम भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे। आपको बताते चले कि 3 दिवसीय इस दौरे पर ही डिप्टी पीएम तजानी बुधवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से ही जारी मीडिया एडवाइजरी के मुताबिक ये भी जानकारी सामने आई है कि गुरुवार को ही मुंबई जाएंगे और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे। तो 3 दिवसीय भारत दौरे पर अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद वो शुक्रवार को मुंबई से रवाना भी हो जाएंगे। तो इटली डिप्टी पीएम भारत पहुंच चुके हैं और शुक्रवार को उनकी वापसी है। वहीं लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर चर्चा ने नया रूप ले लिया है। कुछ सांसदों ने इसे केवल देशभक्ति का प्रतीक बताया तो कुछ ने इसे मुसलमानों पर थोपे जाने की आलोचना की है। वंदे मातरम पर लोकसभा में शुरू हुई इस चर्चा के बीच यह जानना अहम है कि आखिर वंदे मातरम का मुद्दा अचानक संसद तक पहुंचा क्यों। प्रधानमंत्री ने किस तरह से राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस को घेरा है और कांग्रेस ने इस मुद्दे का जवाब किस तरीके से दिया है। वंदे मातरम को लेकर जो विवाद है उसकी जड़ें कहां है और आरोप प्रत्यारोप के बीच इस पूरे मामले की आखिर सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। 1937 में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के महत्वपूर्ण अंतरा हटा दिए गए थे। इससे विभाजन के बीज बोए गए। ऐसी विभाजनकारी मानसिकता आज भी देश के लिए एक चुनौती है। वंदे मातरम पर लोकसभा में विशेष चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम ने वंदे मातरम को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग के विरोध का जिक्र और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर सवाल उठाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम पर समझौता कर लिया और मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए गए, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई। हैदराबाद के एआईएमआईएम सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने संसद में स्पष्ट किया, हम अपनी मां की इबादत नहीं करते, वतन हमारा है, लेकिन इसे देवी या भगवान के रूप में देखना संविधान के खिलाफ है। अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तो ये कानून और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। वंदे मातरम को वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा सकता। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुसलमान भारत माता की पूजा नहीं करते, लेकिन देशभक्ति से उनके प्रेम में कोई कमी नहीं है। अवामी कानून के मुसन्निफ है, अवाम मर्जी से सबसे बालातर है। अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है।
इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था, उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भविष्यत भारत, ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है, तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्यूर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। जेकेएनसी सांसद आगाह सैयद रहुल्ला ने कहा, सरकार राष्ट्रवाद का बहाना बनाकर मुस्लिम पहचान को नियंत्रित कर रही है। वंदे मातरम और बुलडोजर कार्यवाही अलग नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर रशीद ने कहा, हमारा प्यार देश से है लेकिन हमें कभी पूर्ण सम्मान नहीं मिला। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी मातृभूमि के अधिकार छीने गए। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब ये कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। कैराना की सांसद इकरा हसन ने वंदे मातरम पर कहा, हम मुसलमान भारतीय हैं, चॉइस से गीत को थोपना या सांप्रदायिक रंग देना मूल भाव के खिलाफ है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे सम्मान पूर्वक गाने की परंपरा दी। मुस्लिम समुदाय ने कई नेताओं ने इसे स्पष्ट किया कि देशभक्ति और धर्म को अलग रखा जाना चाहिए। राष्ट्रगीत से परहेज करना देश से मोहब्बत नहीं बल्कि धर्म पर आधारित है। देती हूँ अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी सुगंधित चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय के लिए वंदे मातरम को गाना या न गाना धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के सांसदों ने कहा कि लंबे समय से उनकी मातृभूमि के प्रति सम्मान और अधिकारों का सवाल उठा है। 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद उनका अनुभव और भी संवेदनशील हो गया। वंदे मातरम पर बहस केवल धर्म और गीत तक सीमित नहीं। कांग्रेस, सपा, AIMIM जैसे विपक्षी दलों का कहना है कि इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की जा रही है ताकि बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी नीतियों से ध्यान हटाया जा सके। DMK सांसद और TR बालू ने भी संसद में यही मुद्दा उठाया। जमीनियत उलेमा-ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी और मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि देश से मोहब्बत और अल्लाह की इबादत अलग है। राष्ट्रगीत से परहेज धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि इसे भगवान मानने के खिलाफ है। सांसदों ने जोर देकर कहा कि लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई बहस ने साफ कर दिया कि देशभक्ति केवल गीत गाने या झंडा उठाने तक सीमित नहीं है। असली देशभक्ति वह है जो असहमति और विविधता को समझती है, जो हर नागरिक के अधिकार या विश्वास का सम्मान करती है। मुसलमान सांसदों ने अपने दृष्टिकोण में बताया कि उनका वतन से प्यार किसी भी धार्मिक पाबंदी या थोपे गए नियम से मापा नहीं जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि वतन से मोहब्बत और उसकी पूजा अलग बातें हैं। वहीं विपक्ष और धर्मगुरुओं ने भी अपने विचार साझा किए कि धर्म और संविधान के बीच संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। ये बहस हमें ये याद दिलाती है कि लोकतंत्र में असहमति को गद्दारी नहीं बल्कि समझ और संवाद का हिस्सा माना जाना चाहिए। देशभक्ति का असली अर्थ है सभी समुदाय और विचारों का सम्मान करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और संविधान की रक्षा करना। आज की बहस
आज की बहस ने ये साबित कर दिया कि वतन से मोहब्बत के रास्ते कई हैं और हर रास्ते का सम्मान करना ही असली लोकतंत्र की ताकत है। लोकसभा में ये बहस खत्म हो सकती है, लेकिन ये संदेश हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए। देशभक्ति कभी किसी पर थोपे जाने वाली जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ये हमारी सोच, हमारे कृत्य और हमारे संवैधानिक अधिकारों से तय होती है और यही वो संदेश है जो संसद से पूरे देश तक गूंजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए चयन समिति की अहम बैठक हुई और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी शामिल हुए। केंद्रीय सूचना आयोग में 8 खाली पदों पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर भी पैनल द्वारा निर्णय लिया गया। सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा शीर्ष पदों के लिए अधिकारियों का चयन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रवासी राजस्थानी दिवस पर कहा है कि मैं हर व्यक्ति को बधाई देता हूं जो इस काम से जुड़ा है। कैसे प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाएं और कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था विकसित बने और कैसे विकसित भारत के संकल्प में हर राजस्थानी की भी आहुति लगे, इससे हमारे प्रवासी राजस्थानियों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। प्रवासी राजस्थानी दिवस पीयूष गोयल ने उन्हें बधाई दी है। व्यक्ति को जो इस काम में पूरी निष्ठा के साथ जुड़ा है, कैसे प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाएं, कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था विकसित बने, समृद्ध बने और कैसे विकसित भारत 2047 के 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प में हर राजस्थानी का भी योगदान, हर राजस्थान की भी आहुति अवश्य लगे। और उसमें अगर हमारे प्रवासी राजस्थानियों को देखें तो मैं समझता हूं आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप सबने देश की शान बढ़ाई है, देश की इज्जत पूरी दुनिया तक पहुंचाई है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हर राजस्थानी जो दुनिया भर में गया है अपने कर्मभूमि से भी कनेक्टेड रहता है, जुड़ाव रहता है, लेकिन साथ ही साथ पूरे विश्व में अपनी छाप बनाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह 2025 के पुरस्कार समारोह में पहुंचे और इस दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी कार्यक्रम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज संचालित कर रही है, ये अपने संस्थापकों की प्रति कृतज्ञता स्वरूप का एक विनम्र श्रद्धांजलि तो है ही और साथ ही अपने समाज और राष्ट्र के प्रति हमारे उन उत्तरदायित्वों के निर्वहन का माध्यम है जो हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराता है। को लेकर के संचालित हो रहा है। ये जो भी कार्यक्रम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज संचालित कर रही है, यह अपने संस्थापकों के प्रति कृतज्ञता स्वरूप एक विनम्र श्रद्धांजलि तो है ही, साथ साथ अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति हमारे उन उत्तरदायित्वों के निर्वहन का भी एक माध्यम है जो हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता है। ये दुविधा हमारे सामने हमेशा रही है, हर नागरिक के सामने आजादी के बाद रही है। हम में से हर व्यक्ति देश के प्रति अपने अधिकारों की चर्चा तो अक्सर करते हुए सुनाई देती है, लेकिन समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं, इन कर्तव्यों से विमुखता कहीं न कहीं समाज के लिए एक उसके पिछड़ने का भी कारण बनता है।
हाई कमिश्नर अल्बास मैरीगिलियो ने ही आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। दोनों ने ही वीजा फ्रॉड तो बच्चों अभियान के तहत ही वीजा फ्रॉड से जुड़ी जोखिमों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। इस दौरान ही बैठक में यूके हरियाणा के बीच व्यापार और निवेश, शिक्षा, रक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है और ये योजना राज्य के ग्रामीण इलाकों में आवागमन को आसान बनाने और आम जनता को सस्ती परिवहन सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये योजना न केवल ग्रामीण जनता की यात्रा को सुविधा को बढ़ाएगी बल्कि रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह की जयंती पर जय स्तंभ चौक पर मौजूद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीर नारायण सिंह के बलिदान और उनके आंदोलन को याद करते हुए कहा कि उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को न्याय और अधिकारों के लिए बड़े खड़े हुए प्रेरणा का देता है और इसके साथ ही कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय ने शहीद वीर नारायण सिंह के ही शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ साहसिक लड़ाई लड़ी थी। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है और चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। आज शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस है और आज हम सभी लोग यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, श्री केदार कश्यप जी, हमारे एसटी आयोग के चेयरमैन रूप सिंह मंडावी जी, सलाम जी, हमारे विकास मरकाम जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष और सभी हमारे संगठन के लोग, विधायक पुरंदर मिश्रा जी, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और शहीद वीर नारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अकाल पड़ने पर सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के गोदाम में भारी अनाज था, फिर भी लोग भूख से मर रहे थे और उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने वहां से निकालकर लोगों में अनाज को बांट दिया था और अंग्रेजों ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और आज ही के दिन रायपुर के शहीद जयस्तंभ चौक में मतलब उनको फांसी की सजा दे दी थी। तो आज उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सब लोग चलेंगे। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार को सुधार हुआ और शहर में सुबह वायु गुणवत्ता सूचांक 267 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार शहर का एक्यूआई मंगलवार सुबह 291 रहा और सोमवार सुबह ही 318 था। आपको बता दें कि एक्यूआई को 0 से ही 50 के बीच में अच्छा और 51 से 100 के बीच में संतोषजनक और 101 से 200 के बीच में मध्यम और 201 से ही 300 के बीच में खराब और 301 से 400 के बीच में बहुत खराब और 401 से 500 के बीच में गंभीर के रूप में ही वर्गीकृत किया गया है। इस बीच ही दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने ही सहारा दिया है। वाशिंगटन में ही हुई बैठक में आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की नई सहायता को मंजूरी दे दी है। लेकिन क्या है आईएमएफ की नई शर्तें और पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरियां क्या है और इस मदद का क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर होगा, देखिए इस खास रिपोर्ट में।
पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो बीते एक दशक से आर्थिक अस्थिरता के दलदल में फंसा हुआ है। वर्तमान वित्त वर्ष में पाकिस्तान रुपए ने रिकॉर्ड गिरा कर देखी। विदेश मुद्रा भंडार कई बार सिर्फ हफ्तों की इंपोर्ट तक ही सिमट गया। महंगाई 30% से ऊपर पहुंची और आम आदमी का जीवन बेहद कठिन हो गया। ऐसे वक्त में IMF की 1.2 अरब डॉलर की नई मंजूरी पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा की तरह मानी जा रही है। IMF बोर्ड ने वाशिंगटन में ही करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद इस मदद पर अंतिम मुहर लगाई। IMF की ये मदद 2 हिस्सों में बंटी हुई है और पहला हिस्सा है 1 अरब डॉलर, जिसे पाकिस्तान अपनी सामान्य आर्थिक स्थिरता और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरा हिस्सा है 20 करोड़ डॉलर, जिसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दिया गया है। IMF के मुताबिक पिछले साल के भयानक बाढ़ के बावजूद पाकिस्तान ने अपने आर्थिक कार्यक्रमों में कुछ सुधार किए हैं। सरकार ने बजट घाटा कम किया, सब्सिडी पर अंकुश लगाया। IMF का नया पैकेज सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक मायनों में भी बेहतर अहम है। पाकिस्तान में नई सरकार IMF की शर्तों को लागू करने के दबाव में है। बिजली महंगाई, ईंधन दरें और टैक्स में बढ़ोतरी को जनता पहले ही विरोध कर चुकी है। कई राजनीतिक दल IMF को देश की संप्रभुता में दखल मानते हैं, परंतु सरकार का कहना है कि इस समय देश के पास IMF का विकल्प नहीं है। IMF पैकेज का 20 करोड़ डॉलर वाला हिस्सा पाकिस्तान के जलवायु मुश्किलों से जुड़ा है। 2022 की बाढ़ ने पाकिस्तान की 1/3 भूमि को प्रभावित किया था। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, करोड़ों लोग विस्थापित हुए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। IMF के अनुसार बाढ़ के बावजूद पाकिस्तान ने अपने सुधार कार्यक्रम को ट्रैक पर रखा है। इसी भरोसे के चलते ये नया फंडिंग पैकेज मंजूर किया गया है। दक्षिण एशिया की स्थिरता में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बड़ी भूमिका है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश में अस्थिरता का असर क्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति पर भी पड़ता है। भारत पाक व्यापार सीमित होने के बावजूद क्षेत्रीय संस्थाएं जैसे SAAR भारत पाक व्यापार सीमित होने के बावजूद क्षेत्रीय संस्थाएं जैसे कि SAARC और SCO इस आर्थिक मदद को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रही है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि IMF की मदद सिर्फ एक टॉनिक है, इलाज नहीं। पाकिस्तान को दीर्घकालीन सुधारों की जरूरत है। औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, टैक्स ढांचा तक ठीक नहीं होगा जब तक कि राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी। 1945 में 29 देशों ने मिलकर IMF की स्थापना को औपचारिक मंजूरी दी। आज IMF में 190 से ज्यादा सदस्य देश हैं और इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली वित्तीय संस्थाओं में गिना जाता है। IMF की 3 मुख्य भूमिकाएं मानी जाती हैं। पहली, वैश्विक अर्थव्यवस्था की निगरानी, दूसरी, आर्थिक संकट से घिरे देशों को ऋण सहायता देना और तीसरी, सदस्य देशों को ही तकनीकी सलाह और परीक्षण देना ताकि वे आर्थिक सुधार लागू कर सके। सालों के दौरान IMF ने ही कई बड़े आर्थिक संकटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1987 की एशियाई आर्थिक मंदी भी इसी में आती है। IMF अक्सर ही अपनी नीतियों को लेकर विवादों में भी रहता है और कई देश मानते हैं कि IMF की शर्तें कठोर होती हैं। बिजली, ईंधन, सब्सिडी और टैक्स पर सख्ती से ही आम जनता प्रभावित होती है। लेकिन IMF का कहना है कि ये सुधार किसी भी देश की दीर्घकालिक आर्थिक सेहत के लिए जरूरी होते हैं। IMF की इसी नीति के तहत पाकिस्तान भी 1980 के दशक से लेकर आज तक कई बार IMF के पास मदद के लिए जा चुका है और अब 24वें कार्यक्रम के तहत इसे एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहारा मिला है। IMF की ये 1.2 अरब डॉलर की मदद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को फिलहाल तो राहत दे सकती है, लेकिन असली चुनौती लंबी दौड़ में स्थिरता बनाने की है। देखना होगा कि सरकार IMF की शर्तों को किस तरह से लागू करती है और इसका असर पाकिस्तान के आम नागरिकों पर क्या पड़ता है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।